students, I Nidhi welcomes you to Nidhi Ki Pathshala. I hope you all are well and studying too. सो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि किस तरह से पॉलिटिकल थ्योरी का जो ये चैप्टर था इसका एक अपना इम्पॉर्टेंट एम्फेसिस होता है, फाइन, और किस तरह से जो पॉलिटिक्स है वो एक कंट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. बट ऑफ कोर्स अगर हम सेम टाइम पे देखें पॉलिटिकल थ्योरी की हम बात करते हैं तो उसका क्या एम्फेसिस रहता है सोसाइटी पे, वो आज हम स्टडी करेंगे. सो व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी. बट अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी की तो उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पॉलिटिकल थ्योरी आखिरकार है क्या. सो पॉलिटिकल फिलॉसफी को ही पॉलिटिकल थ्योरी भी कहा जाता है. बेसिकली पॉलिटिकल फिलॉसफी इज ऑल्सो नोन एज पॉलिटिकल थ्योरी विच इज़ द स्टडी ऑफ टॉपिक्स सच एज पॉलिटिक्स, लिबर्टी, जस्टिस, प्रॉपर्टी, राइट्स. तो अगर हम देखें तो ये एक बहुत लार्ज सर्कमफ्रेंस में ये सारी चीज़ें आती है. एक अम्ब्रेला अगर हम देखें, जैसे एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन होती है, वैसे ही इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती है. फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिक्स आता है, लिबर्टी आता है, जस्टिस आता है, प्रॉपर्टी, राइट्स, लॉज, और जो इन्फोर्समेंट है लॉज की बाय अथॉरिटी, वो सब आता है, फाइन. और किस तरह से जो गवर्नमेंट लेजिटिमेट होनी चाहिए, किस तरह से जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग करती है, वो सब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर. So if we look around us, what we see would be the movement, development and change. But if we look deeper, we would see certain values and principles that have inspired people and guided policies. अगर हम देखते हैं अपने आसपास तो बहुत सारे मूवमेंट्स चल रहे हैं, डेवलपमेंट है, चेंजेस हैं. बट अगर हम वही चीज़ को और अच्छे से देखें, हम देखें कि किस तरह से जो वैल्यूज़ हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उससे लोगों को इंस्पिरेशन मिली है और वो जो गाइडेड पॉलिसीज़ हैं उनको हमने फॉलो किया है. सो जिस तरह के जो आइडियल्स होते हैं, जैसे डेमोक्रेसी की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो डिफरेंट कंट्रीज जो है ये प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है इन वैल्यूज़ को, और कोशिश करती है कि उनके कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर ये इंश्राइन हो, फाइन. तो जैसे हम बात करते हैं ना डेमोक्रेसी की, फ्रीडम की, इक्वालिटी की, ये सब वैल्यूज़ उसके अंदर इंश्राइंड हो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर. सो हम केस भी ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अमेरिका का या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस. सो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस, डिफरेंट कंट्रीज में ट्राई टू प्रोटेक्ट such values. Which values? The values of freedom, the values of, अगर हम बात करते हैं, democracy and equality. Fine. So all these values are being enshrined in the constitutions, whether we take the case of American Constitution or Indian Constitution. So these documents did not emerge overnight. अगर हम बात करते हैं इन सब documents की तो ये एक रात में नहीं हुआ. They are built upon the ideas and principles debated almost since the time of Kautilya. अगर हम बात करते हैं ना कि जस्टिस की, अगर हम बात करते हैं फ्रेटर्निटी की, इक्वालिटी की, तो ये कोई ऐसे कंसेप्ट्स नहीं है जो एकदम नए नए आए हैं. ये तब से शुरू हुए हैं, ये तब से डिबेटेबल कंसेप्ट्स हैं. जब कौटिल्य का टाइम था, जब एरिस्टोटल का टाइम था, जब जीन्स जैक रूसो का टाइम था, ये बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल फिलोसोफर्स थे. जो बच्चे आज 11th-12th में पॉलिटिकल साइंस ले रहे हैं, अगर ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में करेंगे तो वो सब इन सब वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे. फाइन. हमारे ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में एक सब्जेक्ट भी है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जिसमें हम एरिस्टोटल के बारे में पढ़ते हैं, अगर हम बात करें जीन्स जैक्स रूसो के बारे में पढ़ते हैं, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ते हैं, और अगर हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करते हैं तो महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, कौटिल्य की थ्योरीज पढ़ी जाती हैं. तो ये जितनी भी कंसेप्ट्स थे, जितने भी प्रिंसिपल्स थे, ये एकदम से नहीं आए. फाइन. इनका इवोल्यूशन एकदम से नहीं हुआ. इनका इवोल्यूशन बहुत समय से, जितने ये पुराने पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हैं, उस टाइम से चल रहा था, उस सदी से चल रहा था. और अगर हम बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि 5th सेंचुरी BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, अगर हम बात करते हैं 5th सेंचुरी BC में प्लेटो और एरिस्टोटल थे जो डिस्कस किया करते थे अपने स्टूडेंट्स के साथ कि क्या मोनार्की बेहतर है या डेमोक्रेसी बेहतर है. आप सोच सकते हो आज हम 21वीं शताब्दी में हैं और ये बात की गई है 5th सेंचुरी BC की, बिफोर क्राइस्ट की. फाइन. तो हम देख सकते हैं कि कैसे प्लेटो, कैसे एरिस्टोटल, वो अपने उस टाइम पे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया करते थे कि क्या मोनार्की एक बेहतर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या डेमोक्रेसी. फाइन. सो इन मॉडर्न टाइम्स रूसो फर्स्ट आर्ग्यूड फॉर फ्रीडम एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ ह्यूमन काइंड. तो अगर हम बात करते हैं मॉडर्न टाइम्स की
तो जो रूजो था उसने आर्ग्यू किया कि किस तरह से जो फ्रीडम है वो बहुत फंडामेंटल राइट है ह्यूमन काइंड के लिए। अगर ह्यूमन काइंड की बात करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंस है। और कार्ल मार्क्स हमेशा ये आर्ग्यू किया करता था कि इक्वालिटी भी उतनी ही क्रूशियल है जितनी फ्रीडम। हम कहते हैं ना कि फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के सस्टेनेंस के लिए, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इक्वालिटी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कंट्री के सस्टेनेंस के लिए। फाइन, सो क्लोजर होम, महात्मा गांधी डिस्कस द मीनिंग ऑफ जेन्युइन फ्रीडम और स्वराज इन हिज बुक हिंद स्वराज। मैंने बताया है कि 1909 में गांधी जी की एक बुक आई थी जिसका नाम था हिंद स्वराज, और उसके अंदर उन्होंने फ्रीडम की बात की, उसके अंदर उन्होंने स्वराज की बात की। उन्होंने बोला कि किस तरह से जो अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अंबेडकर जो थे उन्होंने बहुत विग्रेसली आर्ग्यू किया था कि जो शेड्यूल कास्ट हैं उनको भी माइनॉरिटी के अंदर कंसिडर करना चाहिए और उनको स्पेशल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री रही है जहाँ पे हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन रहा है बिटवीन रिच एंड पुअर, फाइन, बिटवीन लोअर कास्ट एंड अपर कास्ट। तो नेचुरली ये जो शेड्यूल कास्ट थे, शेड्यूल ट्राइब्स थे, उनको इतना वैल्यू नहीं मिला। सो बी आर अम्बेडकर की भी यही सोच थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे प्रियम्बल के अंदर फ्रीडम और इक्वालिटी को बढ़ावा दिया जाए और जो हमारे SC ST OBCs हैं उनको भी एक स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत लिया जाए। अगर हम बात करते हैं अपने राइट्स की, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अबॉलिश किया, फॉर एग्जांपल अनटचेबिलिटी, किसी भी फॉर्म में अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया ये क्लियरली कि ये अबॉलिश करना बहुत मैंडेटरी है। अगर हम गांधीयन प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट दर्जा दिया। उन्होंने कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरीज की, तो पॉलिटिकल थ्योरी किस चीज में डील करता है? So let's concentrate on it. Political theories deals with the ideas and principles that shape constitutions, governments and social lives in a systematic manner. अगर हम बात करते हैं political theory की तो ये डील करता है आइडियाज को लेकर, अगर ये प्रिंसिपल्स की बात करते हैं उनको लेकर डील करता है, और जितने भी हमारे गवर्नमेंट या हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जिनमें सोशल लाइफ जो है ना वो बहुत सिस्टमैटिक मैनर में चल रही है। फाइन, सो पॉलिटिकल थ्योरी डील्स विद द आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स दैट शेप कॉन्स्टिट्यूशंस, जो कॉन्स्टिट्यूशंस को शेप करता है, गवर्नमेंट सोशल लाइफ को सिस्टमैटिक मैनर में लेके आता है। ये क्लैरिफाई करता है कि जो ये कंसेप्ट्स है ना, जैसे फ्रीडम, जैसे इक्वालिटी, जैसे डेमोक्रेसी, जस्टिस, सेक्युलरिज्म, इस तरह के कंसेप्ट्स को वो बहुत क्लियर डेफिनेशन देता है। सो इट क्लैरिफाइज द मीनिंग ऑफ कंसेप्ट्स सच एज डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस। ठीक है, सेक्युलरिज्म मतलब जहाँ पे कोई स्टेट रिलीजन फॉलो नहीं होता। डेमोक्रेसी मतलब, अगर हम बात करते हैं अपनी कंट्री की, हमारी कंट्री डेमोक्रेसी फॉलो करती है। फाइन, अगर हम बात करते हैं फ्रीडम की, इक्वालिटी की, तो ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इम्बाइब्ड है, प्रियम्बल में भी लिखा होता है ना। जब हम NCERT के पेजेस खोलते हैं, फर्स्ट पेज पे प्रियम्बल के बारे में लिखा होता है, तो नेचुरली ये सब इंश्राइंड वैल्यूज हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। सो इट ड्रॉप्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल सच एज रूल ऑफ लॉ। अगर हम बात करते हैं ऐसे प्रिंसिपल्स की बात करी जाए, रूल ऑफ लॉ की, या सेपरेशन ऑफ पावर्स, या जुडिशियल रिव्यू की, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पॉइंट होता है। ठीक है, और पॉलिटिकल थ्योरी इसके ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से एम्फेसाइज करता है। सो दिस इज डन बाय एग्जामिनिंग द आर्ग्यूमेंट्स advanced by different thinkers in defense of these concepts. अगर हम पॉलिटिकल थिंकर्स की बात करते हैं तो हर पॉलिटिकल थिंकर का जो एक विचार व्यक्त करने का तरीका होगा, एक सोचने का तरीका होगा, वो दूसरे से डिफरेंट होगा। तो हम कहीं ना कहीं अगर देखें तो कोई भी दो पॉलिटिकल थिंकर्स जो थे वो कभी उनकी सोच एकदम एक ही पैरामीटर पे नहीं चल सकती है, वो एकदम मैच नहीं कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो रूजो, मार्क्स या गांधी जी, ये कोई पॉलिटिशियंस नहीं थे, ये पॉलिटिकल आइडियल्स थे जो पॉलिटिकल आइडियल्स को लोगों को फॉलो करने की सलाह दिया करते थे। इनके जो आइडियाज थे वो इन्फ्लुएंस करते थे दूसरे जनरेशन के पॉलिटिशियंस को। फाइन, सो नेचुरली उनके जो आइडियाज थे वो कंटेम्प्रेरी थिंकर्स कहलाए जाते थे, और उनके हिसाब से जो फ्रीडम और डेमोक्रेसी थी जो हमारे टाइम में है वो उन्हीं के कुछ अगर हम देखें नोशंस पे बेस्ड है। सो बिसाइड एग्जामिनिंग आर्ग्यूमेंट्स, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट आल्सो रिफ्लेक्ट अपॉन आवर करंट पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस। अगर हम बात करते हैं
ये जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट्स हैं, अगर हम बात करते हैं उनकी सोच की, तो उनके जो करंट पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस थे वही वो आने वाले फ्यूचर में एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी ट्रेंड्स बने, है ना। मैंने कहा ना कि जो गांधी जी की पॉलिटिकल फिलॉसफी थी, जो मार्क्स की थी, जो रूजो की थी, उन्होंने उस टाइम पे ये पॉलिटिकल थ्योरीज दी थी, बट ऑफ कोर्स वो कहीं ना कहीं बहुत प्रोमिनेंट है अगर हम आज की बात करते हैं। अगर हम फ्यूचर में देखें तो वो पॉलिटिकल थ्योरीज जो थी वो आज भी काफ़ी रेलेवेंट है, आज के टाइम के हिसाब से हैं। सो ये कहना गलत नहीं होगा कि पॉलिटिकल थ्योरीज जो है वो टाइम टू टाइम बदल जाती हैं, फाइन। बट इज ऑल दिस रेलेवेंट फॉर अस नाउ? क्या ये सारी थ्योरीज जो गांधी जी ने, कार्ल मार्क्स ने, रूजो ने, प्लेटो ने, अरिस्टोटल ने दी, क्या ये आज भी उतनी रेलेवेंट है? क्या ये जो हैव वी नॉट ऑलरेडी अचीव फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, क्या हमने आज अपनी सोसाइटी में डेमोक्रेसी और फ्रीडम अचीव नहीं की? वाइल इंडिया इज फ्री एंड इंडिपेंडेंट, क्वेश्चंस रिगार्डिंग फ्रीडम एंड इक्वालिटी हैव नॉट सीज टू क्रॉप अप। हमें पता है कि 1947 के बाद इंडिया क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, और हमें पता है कि यहाँ पे इक्वालिटी का कंसेप्ट है, फ्रीडम का कंसेप्ट है। बट ऑफ कोर्स क्या हमारे सोशल लाइफ में, हमारे अगर हम बात करते हैं ना सोशल लाइफ के बहुत अरीनाज होते हैं, उसमें क्या एक्चुअल में फ्रीडम, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी जो है वो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हुई है? क्योंकि हम अगर देखें आज भी ऐसी कई सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे विमेन फोक के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, प्रॉपर उन्हें राइट्स नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए अगर हम देखें इकोनॉमिक सोशल स्फीयर भी, तो वो एंजॉय नहीं कर पाती हैं विमेन फोक आज की डेट में भी। ठीक है, पीपल में एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स बट स्टिल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट सोशली बिकॉज ऑफ देयर कास्ट एंड पॉवर्टी। हम बोलते हैं कि पॉलिटिकल राइट्स मिले जी, गरीब हो या अमीर हो तो वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, वो वोटिंग में पार्टिसिपेट करेगा। बट ऑफ कोर्स क्या हम सोशली आज लोगों को प्रॉपरली एक इक्वालिटी के प्लेटफॉर्म पे ला पाए हैं? अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं कहूँगी नहीं, बिकॉज कास्ट, पावर्टी, ये कुछ ऐसे इश्यूज बन जाते हैं जिससे आज भी पीपल जो हैं, जो लोग हैं, वो अपने राइट्स को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। सम पीपल मे हैव अ प्रिविलेज्ड प्लेस इन सोसाइटी, कुछ लोगों की आज भी शायद कुछ प्रिविलेज्ड प्लेस होगी सोसाइटी के अंदर, बट आज भी कुछ ऐसे हैं जो डिप्राइव हैं बेसिक नेसेसिटीज से, उनको बेसिक नेसेसिटीज आज की डेट में भी नहीं मिल रही हैं। सो नेचुरली ये कहना बहुत गलत है कि हाँ इक्वालिटी मिली सबको, सबके साथ एक समान व्यवहार किया गया। सो ये कहना अगर हम देखें तो सही नहीं भी है in some context. In some context it is not right. Some are able to achieve whatever goals they set for themselves, while many are unable to go even to schools. अगर हम देखें कुछ लोग जिनके पास पैसा है, मैंने कहा ना rich becomes more richer and poor becomes more poorer in a country where discrimination is prominent, right? So अगर हम बात करते हैं कुछ बच्चों की, वो आज भी कुछ तो बिल्कुल स्कूल नहीं जा पाते हैं और कुछ बहुत अच्छे स्कूल्स में जाते हैं, कुछ का फ्यूचर बहुत अच्छा है, डिसेंट जॉब्स मिल जाती हैं, कुछ का बिल्कुल ब्लीक है, फाइन। सो फ्रीडम इज स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम इन दीज केसेस। अगर हम बात करें फ्रीडम की तो वो आज भी एक डिस्टेंट ड्रीम है। सेकेंडली, दो फ्रीडम इज गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम देखते हैं फ्रीडम गारंटीड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बट हम कुछ नए इंटरप्रिटेशंस भी हमेशा देखते हैं, हम वी एनकाउंटर न्यू इंटरप्रिटेशंस ऑल द टाइम। हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ न्यू इंटरप्रिटेशंस होती रहती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। तो इसी को तो हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स जो आते हैं वो इन्हीं को ही कहा जाता है। दिस इज अ बिट लाइक प्लेइंग अ गेम, ये कुछ इस तरह से है जैसे लगेगा कि हम गेम खेल रहे हैं, जैसे कि हम चेस खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, तो हमें पता है कि हमें अपने रूल्स को कैसे इंटरप्रेट करना है। वैसे ही अगर हम देखें तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इनके ब्रॉडर मीनिंग हो सकते हैं, फाइन, क्योंकि हम उसको री इंटरप्रेट कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस टू द न्यू सर्कमस्टांसेस अराइज्ड। अगर हम बात करते हैं नए सर्कमस्टांसेस की, तो अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एक नया सर्कमस्टांस अराइज हो गया है और जो एग्जिस्टिंग राइट्स चल रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन हमें दे रहा है, गारंटी कर रहा है, वो प्रॉपर नहीं है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे, तो नेचुरली दोबारा से अमेंडमेंट हो सकता है, री इंटरप्रिटेशन हो सकती है उसके अंदर, उस केस में। फॉर इंस्टेंस अब हम एक एग्जांपल लेके बात करते हैं, द राइट टू लाइफ हैज बीन इंटरप्रेटेड बाय कोर्ट्स टू इंक्लूड द राइट टू लाइवलीहुड। अगर हम देखें कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने क्या दे रखा है, एक अपना वर्डिक्ट दे रखा है कि लोगों के पास ये राइट है, राइट टू लाइवलीहुड। द राइट टू इन्फॉर्मेशन हैज बीन गारंटीड थ्रू अ न्यू लॉ। अगर हम बात करते हैं ना राइट टू इन्फॉर्मेशन की, आरटीआई एक्ट, फाइन,
तो वो भी गारंटीड है हमें नए लॉज के थ्रू। सोसाइटीज़ जो हैं वो रोज़ के, अगर हम आज की डेली न्यूज़ देखें तो हमें पता चलेगा कि सोसाइटी के अंदर नई नई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। सो इसीलिए जो ये नई तरह के चैलेंजेस, जो नई तरह की प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी फेस करती है, उसके लिए नए इंटरप्रिटेशंस जनरेट करना मैंडेटरी है। जितने फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें गारंटी किए गए हैं बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशंस, उनको अमेंड करना बहुत ज़रूरी है। उनका एक्सपेंशन भी होना चाहिए ओवर द टाइम। किस तरह से? थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। अगर हम इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन मैंडेटरी है, और गवर्नमेंट पॉलिसीज इस तरह से डिजाइन की जाती हैं कि हमारी नई नई प्रॉब्लम्स जो अराइज होती हैं सोसाइटी के अंदर, उसको हम रेक्टिफाई कर सके, मॉडिफाई कर सके। थर्ड पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे वर्ल्ड बदल रहा है, वर्ल्ड में चेंजेस आ रहे हैं, एज आर वर्ल्ड चेंजेस वी मे डिस्कवर न्यू डायमेंशंस ऑफ फ्रीडम एज वेल एज न्यू थ्रेट्स टू फ्रीडम। तो जिस तरह से माहौल बदलता है, जिस तरह से अगर हम देखें वर्ल्ड में चेंजेस आते हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो नए नए डायमेंशंस हैं जो फ्रीडम के होते हैं, और नए नए थ्रेट्स भी हैं जो फ्रीडम देखता है। फॉर इंस्टेंस, अगर हम एक एग्जाम्पल लेके बात करें तो ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत इजी कर रही है काम। फाइन, इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसने हमारे लिए काम बहुत आसान कर दिया है, क्योंकि एक नेटवर्किंग का सिस्टम डेवलप हो गया। एक्टिविस्ट जो है वो नेटवर्किंग के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। फाइन, तो हमारे जो कल्चर्स हैं वो भी ऑफकोर्स हम क्या कर पा रहे हैं कि हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। फाइन, और हम प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं ट्राइबल कल्चर्स को, फॉरेस्ट को। बट इट ऑल्सो इनेबल्स टेररिस्ट एंड क्रिमिनल्स टू नेटवर्क। नेचुरली अगर हम नेटवर्किंग की बात करें तो हम आज की डेट में बहुत ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा कोई रिलेटिव अगर अमेरिका में है, कनाडा में है, बट ऑफकोर्स अगर हम ये आईटी को अगर हम बून देखते हैं तो कहीं ना कहीं उसका यूजेज है, उस बून है तो वो बेन भी है। फाइन, अगर हम देखते हैं टेररिस्ट को, अगर हम देखते हैं क्रिमिनल्स को, उनका जो एक नेटवर्क है वो भी तो इसी से बनता है। तो इंटरनेट कॉमर्स जो है वो हमारा फ्यूचर भी बहुत बढ़िया कर रही है। फॉर एग्जांपल, इंटरनेट कॉमर्स इज ऑल सेट टू इंक्रीज इन द फ्यूचर, और हमारे आने वाले फ्यूचर में और ज़्यादा अच्छा सिस्टम हो जाएगा। अगर हम देखें आज की डेट में तो ई कॉमर्स बेस्ट है। फाइन, सो बट दिस मीन्स दैट द इंफॉर्मेशन वी गिव अबाउट आवरसेल्व्स ऑनलाइन टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी प्रोटेक्टेड। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? तुमने देखा होगा साइबर क्राइम होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट तरह के क्राइम्स होते हैं। क्रेडिट स्कैम हो जाते हैं, क्रेडिट कार्ड स्कैम, डेबिट कार्ड स्कैम होते हैं। वो इन्हीं वजह से होते हैं क्योंकि हम एज सिटीजन्स ऑफ कोर्स कभी कभी लूप होल्स छोड़ देते हैं हमारे काम में। हम गुड्स एंड सर्विसेज को लेने के लिए ई कॉमर्स के थ्रू अपने पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, एंड दैट एक्चुअली गेट्स स्टोलन बाय दोज हैकर्स। फाइन, सो इवन दो नेटिजन्स होते हैं जो सिटीजन्स होते हैं इंटरनेट के, फाइन, बेसिकली जो इंटरनेट यूज करते हैं, सो इवन दो नेटिजन्स दैट इज सिटीजन्स ऑफ द इंटरनेट डू नॉट लाइक गवर्नमेंट कंट्रोल। तो नेचुरली उन्हें भी गवर्नमेंट कंट्रोल अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि हमें किसी भी तरह की इंडिविजुअल सिक्योरिटी और प्रिवेसी में कोई हिंड्रेंस ना मिले, और इसी का रिजल्ट होता है कि क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं कि क्या फ्रीडम मिलनी चाहिए जो लोग यूज कर रहे हैं नेट, कितनी फ्रीडम उनको मिलनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस, शुड दे बी अलाउड टू सेंड अनसॉलिसिटेड ईमेल्स टू स्ट्रेंजर्स? क्या हम ईमेल्स भेजें स्ट्रेंजर्स को? क्या? नेचुरली अगर हम एज एन इंडिविजुअल देखें तो ये सही नहीं भी है। फाइन, हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी के ऊपर इश्यूज आ जाते हैं। सो कैन यू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स टू चैट रूम्स? हमें आजकल देखो अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए लोग ऑफ कोर्स सोशल नेटवर्किंग साइट्स का सहारा लेते हैं। सो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर ट्रैक रखने में अगर नाकामयाब रहती है तो कहीं ना कहीं टेररिस्ट उस नेटवर्किंग के थ्रू काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए रेगुलेशन जस्टिफाइड है, और किसको रेगुलेट करना चाहिए, गवर्नमेंट या प्राइवेट रेगुलेटर्स को? ये एक आज भी एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। फाइन, और पॉलिटिकल थ्योरी जो है ये हमें बहुत कुछ सिखाती है, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी से हम ये समझेंगे कि बहुत सारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं जो हमेशा रह जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उनके आंसर्स नहीं दे पाते हैं। सो क्लास, आई होप कि आज जो मैंने पार्ट 2 में पढ़ाया आपको क्लियर हुआ। अब जो हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे वो बेसिकली पॉलिटिकल थ्योरी को प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए, और क्यों पॉलिटिकल थ्योरी इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें उसको स्टडी करना चाहिए। पार्ट 3 में आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस चैप्टर पॉलिटिकल थ्योरी एंटायरली। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल, एंड आई होप कि आप लोगों को मेरे पढ़ाए हुए कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आए हों। गॉड ब्लेस यू ऑल।